सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ है। तो आज हम शुरू करने वाले पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो मतलब हम पीरियोडिसिटी वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। एंड पीरियोडिसिटी वाले टॉपिक में ना काफ़ी कंफ्यूजन्स के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी साथ साथ बताते रहूँगा ताकि इस चीज़ में कोई इतना डाउट ना रहे। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी डिस्कस करेंगे बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी थ्योरी और बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी चाहिए कि बेसिकली इक्वेशन जो हम सोचते हैं अपने मन में, वो ये होती है पीरियोडिसिटी की। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, एंड इसमें हमें एक ढूंढना होता है। सो there exists a t for which हमारे पास ये कंडीशन हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है जो हमें सोचना होता है सबसे पहले। टाइम पीरियड यहाँ पर t है। ठीक है, तो t का यहाँ पर मतलब है t ग्रेटर देन जीरो हमारे पास एक मिल जाए। देर एग्जिस्ट अ t ग्रेटर देन जीरो। तो t हमारे पास एक टाइम पीरियड है इस फंक्शन का। ठीक है, अगर हमें ऐसा t मिल जाता है, पर एक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है यहाँ पर, वो होती है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। सो फंडामेंटल टाइम पीरियड का मतलब ये है कि ये स्मॉलेस्ट टी ग्रेटर देन जीरो है। स्मॉलेस्ट जिसके लिए ये फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है, तो टी की ना मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर वैलिड हो सकती है। लेट्स से अगर मैं सिंपली बात करूँ तो टी नॉट जो है वो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, लेट्स से। तो टाइम पीरियड अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। मैं बोल सकता हूँ टी नॉट जो कि फंडामेंटल टाइम पीरियड है, वो भी तो टाइम पीरियड ही है। टी नॉट, टू टी नॉट, थ्री टी नॉट, फोर टी नॉट, एंड ऐसे ही करते करते जितने टी नॉट्स मैं लिख सकता हूँ वो सारे टाइम पीरियड कहे जा सकते हैं ऑफ दिस फंक्शन। बट उन सब में से सिर्फ एक जो कि स्मॉलेस्ट है, टी नॉट, वो हमारे पास फंडामेंटल निकल के आता है, विच इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो टाइम पीरियड बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इट आर इन्फानाइट, बट फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ एक ही होता है। क्लियर है, समझ आया? ओके, तो अब हमें यह समझना है कि क्या फंडामेंटल टाइम पीरियड हर एक फंक्शन का होता है। विच इज नो, नहीं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शन ऐसे भी नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है। सोच के देखो, अगर कोई फंक्शन के, या फिर लेट से मैं सिंपली कहूँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ इसमें फंडामेंटल डिफाइन ही कैसे करोगे। समझ रहे हो? आप टाइम पीरियड कह सकते हो कि हाँ वन टाइम पीरियड है, टू टाइम पीरियड है, जैसे मर्जी, क्योंकि उनको ऐड करने में वो सेम ही रहता है ना। पर फंडामेंटल कैसे कहोगे? फंडामेंटल कहने के लिए मुझे स्मॉलेस्ट ढूंढना है। पर स्मॉलेस्ट कितना कहोगे? लेट से मैं कहता हूँ वन, फिर आप कहोगे नहीं 0.5 है। मैंने बोला नहीं 0.25 है। नहीं, आप बोलोगे नहीं 0.125 है। तो बेसिकली कोई एंड नहीं है। हमें टी से, जीरो से बड़ा कोई नंबर चाहिए और स्मॉलेस्ट। पर जीरो से बड़ा कोई भी नंबर चल जाएगा इसमें, है ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो बराबर ही आ जाएगा। तो फंडामेंटल इसका डिफाइंड ही नहीं कहते, हम कहते हैं कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। बट इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं है। क्लियर है? तो एक कांस्टेंट फंक्शन का कभी भी फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं होता। ओके, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आई। फंडामेंटल टाइम पीरियड हर एक फंक्शन का होता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कुछ फंक्शंस का फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं होता, कुछ का होता है। वो स्मॉलेस्ट वन टाइम पीरियड, स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड होता है। क्लियर है? चलो, फिर हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो कि अभी हमारे पास है गिवन, तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें ये सिंपली सोचना है, सबसे पहली बात, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। दूसरी बात, हमें ये सोचना है कि अगर हमारे पास कभी भी हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक हो फंक्शंस, तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियोडिसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे पता है ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, और ये प्लस माइनस बीच में कुछ भी लगा हो पीरियोडिक फंक्शंस के बीच में, तो मेरे को क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबके टाइम पीरियड्स को कंबाइन करके इसका टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। और इसी को हम कहते हैं एक रूल, जिसे कहते हैं एलसीएम रूल, जो कि सिंपल है कि जब भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस हमारे पास गिवन हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस यहाँ पर है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो हम सिंपली एलसीएम रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब एलसीएम रूल है क्या? वो सिंपली कहता है कि आप ना इन सब के टाइम पीरियड निकालो, जैसे इसका T1 होगा, इसका T2 होगा, इसका T3 होगा, एंड सबके टाइम पीरियड्स का ना एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ऑफ दीज थ्री, एंड वो जो होगा वो टाइम पीरियड होगा इसका। समझ रहे हो? सिंपल। तो मेरे को पहले T1 निकालना पड़ेगा पहले वाले के लिए, ठीक है, तो पहले वाले का जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकलेगा, कि देखो, मेरे को पता है कि साइन 2 पाई एक्स है ना, तो क्या है इसका टाइम पीरियड, आप इसको निकाल भी सकते हो बट मैं सिंपली आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो साइन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई एक्स, इसको मैं बराबर रख दूंगा साइन 2 पाई एक्स प्लस टी, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि भाई जो टी है वो मुझे एक्स प्लस टी डालना चाहिए था ना यहाँ पर, सॉरी, एक्स प्लस टी, ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस टी डाला और बराबर रख दिया, तो यही वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अब इसको मैं अगर लिखूं तो ये बनता है साइन 2 पाई एक्स प्लस 2 पाई टी। अब ये बता दो ये दोनों कब इक्वल होंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टी निकाल रहे हो, ठीक है, ट्राई टू मेक इट एज स्मॉल एज पॉसिबल, जो कि टी ग्रेटर देन जीरो हो, एंड टी हमारा एक रियल नंबर हो जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा मिनिमम टी जो वर्क कर जाएगा यहाँ पर। तो टी ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमम टी जो यहाँ पर वर्क कर रहा है, मेरे को दिख रहा है कि टी की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है ना आसान, कि भाई टी की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो ये बराबर आ जाएंगे, क्लियर है। पर टी को अगर मैं इससे कुछ भी कम डालूंगा, क्या ये बराबर आएंगे? नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस फर्स्ट वन जो कि T1 है, T1 मैंने ढूंढ लिया है 1। सिमिलरली हम बाकियों का भी देख सकते हैं, आप मेंटली भी सोच सकते हो कि अगर मैं x प्लस टी डालता हूँ तो यहाँ पे t के साथ क्या अलग हो जाएगा, t के साथ अलग हो जाएगा पाई t/3, है ना, प्लस में इसके अंदर। तो ये जो आया है ये मेरे को बराबर रखना पड़ेगा 2 पाई के, क्योंकि मुझे पता है साइन जो है साइक्लिक होता है, साइन जो है अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर 2 पाई। तो मैं पाई t/3 को बराबर रख दूंगा 2 पाई के, पाई पाई कट गए, टी की वैल्यू आ गई 6। तो टी की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई, तो T2 मेरे पास क्या निकल के आया, T2 इज 6। क्लियर है बात? सिमिलरली हम इसको ढूंढेंगे, इसमें मैं अगर x प्लस टी डालता हूँ तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो आएगी पाई t/5, और इसको मैं बराबर रख दूंगा 2 पाई के, पाई पाई कट गए, तो t की वैल्यू क्या आ गई 10। तो t इसका टाइम पीरियड है 10। बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, आई डोंट थिंक सो कुछ इतना सोचने वाली बात है। साइन का आपको पता है टाइम पीरियड 2 पाई होता है, वो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है वो उसको बराबर रख दो बस। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक्चुअली यही करा है, इसको मैंने बराबर रख दिया 2 पाई के, तो T1 की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गए
टाइम पीरियड ऑफ ऑल द थ्री टर्म्स, और क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन में तो एलसीएम रूल लग सकता है। एलसीएम रूल लगाना है मुझे इन पे। बहुत ही सिंपल है, एलसीएम निकाल दो इन तीनों का। तो मुझे एलसीएम ऑफ T1, T2, T3 ढूंढने हैं, जो कि मेरे पास पूरा जो ओवरऑल उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन उसका टाइम पीरियड दे देंगे। तो मुझे एलसीएम ऑफ 1, 6 एंड 10 ढूंढना है, क्योंकि देखो 1 तो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है ना, 1 का कोई दिक्कत नहीं है इतना। 6 में आप देख लो कौन कौन से फैक्टर है, 2 into 3, एंड इसमें देख लो 2 into 5। तो बेसिकली जो निकल के आ रहा है वो आएगा 2 into 3 into 5, है ना। तो 2 into 3 into 5 जो कि 30 निकल के आ रहा है। सो 30 इज द टाइम पीरियड ऑफ द ओवरऑल फंक्शन। क्लियर है, और 30 हमारे पास डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ठीक है। अब देखो, एक और क्लैरिटी देना चाहूंगा। एलसीएम रूल ना टाइम पीरियड देता है गारंटी से। ठीक है, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा कभी भी आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस है, आपने एलसीएम रूल लगाया, आपके पास टाइम पीरियड गारंटी से आएगा। पर क्या वो हर बार फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा? बिल्कुल भी नहीं। देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे आपके पास जो टाइम पीरियड आएगा वो फंडामेंटल नहीं होगा। अब उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे इस क्वेश्चन में ना मैंने ट्राई किया कि T1, T2, T3 शुड बी फंडामेंटल। ठीक है, वो फंडामेंटल निकालने की कोशिश करनी है मैंने। ये तीनों फंडामेंटल निकले। मोस्ट प्रोबेबली ये भी फंडामेंटल है। ठीक है, ये भी फंडामेंटल है, बट आई कैन नॉट गारंटी दिस। ठीक है, आपको आपको चेक करना पड़ेगा कि t greater than 0 एंड less than 30 के बीच में कोई ऐसा नंबर अगर आपको मिल जाए। ठीक है, इन इस रेंज के बीच में आपको कोई नंबर ऐसा मिल जाए, रियल नंबर, जिसके लिए जो हमारा ओवरऑल फंक्शन है खुद के बराबर ही आता हो, तो वो फंडामेंट, तो फिर ये सिंपल बात है कि फिर ये वाला फंडामेंटल नहीं था, है ना, क्योंकि इससे छोटा मिल गया। तो बस इतनी बात बतानी थी। एलसीएम रूल टाइम पीरियड गारंटी करता है, पर फंडामेंटल टाइम पीरियड गारंटी नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब कुछ फैक्ट्स जो कि एलसीएम के बारे में, एलसीएम रूल के बारे में नहीं, एलसीएम के बारे में, कि एलसीएम आखिर कैसे वर्क करता है। ऐसा नहीं कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको एलसीएम लेना नहीं आता, बट एलसीएम की ना कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए इसमें, जो कि थोड़ा सा हेल्प करेंगी आपको क्लैरिटी रखने में, कि कुछ फैक्ट्स है एलसीएम के जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आता है कि एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे लिया जाता है? देखो, नॉर्मल इंटीजर्स का एलसीएम तो आप लेते ही हो, बट रैशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे लिया जाता है? तो ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर अगर सोचो आप इसमें टाइम पीरियड 1/2, 6/10, 10/13 आ जाता, तो एलसीएम कैसे लेते हैं आप, है ना, तो वो भी आना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ लेट्स से A/B, C/D, E/F, है ना, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, उनका एलसीएम लेना है आपको। तो ये जो रैशनल नंबर्स है ना, इनका एलसीएम कैसे लिया जाता है? आप इनको सिंपली क्या कह सकते हो कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, जो कि ए, सी और ई है, एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि आता है बी, डी एंड एफ। ठीक है, तो आपको बेसिकली रूल क्या याद रखना है? जो रूल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा रूल याद रखना है एलसीएम लेने के लिए रैशनल नंबर्स का। देन एक और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड irrational numbers does not exist। ठीक है, रैशनल
और इर्रेशनल नंबर का जो एलसीएम है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। लेट से आप कहते हो 3/10, ठीक है, 3/10 एंड √2 का एलसीएम बताओ। सो दिस विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो दिस विल डज नॉट एग्जिस्ट। कोई ऐसा आपको कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं इन दोनों नंबर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि √2 इज इनडेफिनाइट है ना। √2 जो है वो लिखते जाओगे, उसका कोई मल्टीपल आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात है जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डबल स्टार करेंगे कि एलसीएम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ये बस क्लैरिटी देने के लिए कि दो इर्रेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ एग्जिस्ट करने का, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट वाला एग्जाम्पल है कि अगर मैं बोलूँ एलसीएम ऑफ π/2 एंड π/3, क्लियर है। तो आप इसको ऐसे मत सोचो कि भाई पाई दिख गया दोनों तरफ तो इर्रेशनल नंबर्स हैं, दोनों इर्रेशनल नंबर्स है तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एलसीएम। बट आपको कॉमन सेंस से ये पता लग रहा है कि इसका एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको सीधा दिख रहा है कि जो कि है पाई। और वो पाई निकलेगा कैसे, फॉर्मूला सोचो कि भाई पाई तो दोनों तरफ है, तो पाई को कॉमन आउट लिया जा सकता है। दैट्स वाई वी कैन वी कैन टेक द एलसीएम। तो यहाँ पे पाई कॉमन आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये बना पाई एलसीएम ऑफ 1/2 1/3। एंड अब ये सिंपल है, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर्स जो ये फॉर्मूला लिखा था, तो ये अपने पास बन गया पाई मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स जो कि 1,1 है एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स जो कि 2,3 है। अब एलसीएम ऑफ 1 अपने पास क्या आ जाएगा, 1, एंड एचसीएफ ऑफ 2,3 वो भी अपने पास 1 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो अपने पास आंसर आया पाई। समझ रहे हो। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब नॉट एग्जिस्ट वाला एग्जांपल दे देता हूँ जो कि थोड़ा सा ऑब्वियस ही है कि लेट से मैं बोल दूं एलसीएम ऑफ, आप बता दो, √2 √3 का, तो ऑब्वियस पता है कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो आप सिंपल लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल दे देता हूँ एलसीएम ऑफ π, √2, ये भी आप सिंपल यही लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। सो मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया था ये समझाना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो क्लैरिटी से मुझे समझानी थी। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मेरे हिसाब से काफ़ी फ्लो में हो जाएंगे। एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।